गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों से हम लोगों ने व्याकरण नहीं पढ़ा है ना, तो आज मैंने सोचा कि बच्चों को अब क्या पढ़ाऊँ। आज मैं तो थोड़ा व्याकरण पढ़ा देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों के बहुत सारे ग्रामर मिस हो रहे हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में भी बहुत सारे ग्रामर है ना, तो मैंने PDF तो सेंड किया है। देखो बेटा, जो मैं ये ग्रामर पढ़ा रही हूँ ना, आपको इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बुक में जो लिखा हुआ है ना, बस उतना ही लिखना है, ठीक है। ये तो बस मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप समझ जाओ। जैसे वाक्य में पढ़ाऊँगी तो इसमें उद्देश्य आएगा, विधेय आएगा, सरल वाक्य आएगा, संयुक्त वाक्य आएगा, मिश्र वाक्य आएगा। तो इसमें क्या है, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा किया हुआ, लेकिन आपको क्या करना है, इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप थोड़ा थोड़ा ही करना। आपकी जो बुक में रिटन है ना ग्रामर में, बस आपको उतना ही लिखना है। इसलिए ये सब का PDF मैं सेंड नहीं करूँगी, आप अपने बुक से ही लिखना। जहाँ वाक्य विचार देखोगे ना, तो वहाँ पर लिख लेना। ओके, चलो अभी देखो, आप ये चित्र ध्यान से देखो। हम लोग आज वाक्य पढ़ने जा रहे हैं, सिंटेक्स, जिसको इंग्लिश में आप सिंटेक्स भी पढ़े होंगे, ठीक है। अब चित्र में देखो, प्रधानमंत्री मोदी संसद भवन को प्रणाम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी संसद भवन को प्रणाम कर रहे हैं। आपके पास ये 9 शब्द हैं, प्रधानमंत्री, मोदी, संसद भवन को प्रणाम कर रहे हैं। इनमें से कोई एक शब्द पूरी बात नहीं कह सकता। 9 शब्द हैं, लेकिन कोई भी अगर आप एक शब्द को लोगे तो कोई भी पूरी वाक्य नहीं बता पाएगा, है ना। यदि ये 9 शब्द व्यवस्थित ढंग से ना रखे जाएं तो क्या ये सेंटेंस कंप्लीट होगा? नहीं होगा, है ना। उदाहरण के लिए देखो, मोदी को कर प्रधानमंत्री प्रणाम है रहे संसद भवन। इससे कोई सही मीनिंग नहीं निकल रहा है, इससे का कोई अर्थ नहीं हो पा रहा है। आप समझ गए हो ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि शब्दों को जब आप सही क्रम में रखोगे तभी आप एक सही वाक्य का निर्माण कर पाओगे। भले ही शब्द सार्थक हो, मतलब शब्द का मीनिंग है, लेकिन आप इसको अगर सही क्रम में नहीं रखोगे तो क्या होगा, आपका वाक्य सही नहीं बनेगा। तो वाक्य सही बने इसके लिए क्या होना चाहिए? शब्दों का सही क्रम होना चाहिए, है ना। तभी आप सही वाक्य का निर्माण कर पाओगे। तो जिस व्यवस्थित शब्द समूह से आशय प्रकट होता है उसे वाक्य कहते हैं, ठीक है। या फिर शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अगर आप इजी वे में लिखो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अंडरस्टूड? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ओके, अब देखो, नीचे चित्र लिखे वाक्यों को ध्यान से देखिए। बिल्ली और कुत्ता आपस में लड़ रहे हैं। 3 हाथी आगे पीछे जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक पढ़ने से पाठ याद हो जाता है। ठीक, ये तीनों एग्जाम्पल आपने देखा। वाक्य में प्रयुक्त होने पर हर शब्द पद कहलाता है। वाक्य शब्दों से नहीं पदों से बनते हैं। अब देखो, ये जो शब्द हैं पहले शब्द थे, जैसे बिल्ली, कुत्ता, ये सब शब्द हैं, लेकिन जब ये वाक्य में प्रयोग हो जा रहे हैं, मतलब जब वाक्य में शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वो शब्द नहीं कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं? पद कहे जाते हैं, ठीक है। तो वाक्य में प्रयुक्त होने वाला हर शब्द क्या कहलाता है? पद कहलाता है। वाक्य शब्दों से नहीं पदों से बनता है। ओके, वाक्य के अंग आपका जो बार बार पूछा है वो है उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य कौन है, विधेय कौन है? तो आप ध्यान से सुन लो कि उद्देश्य और विधेय कौन है, ठीक है। देखो, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। याद रखोगे, उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे मोहन विद्यालय में शिक्षक है। मोहन क्या है? विद्यालय में शिक्षक है, ठीक है। तो इस वाक्य में शिक्षक होने की बात किसके संबंध में कही गई है? मोहन के संबंध में कही गई है। अतः इस वाक्य में उद्देश्य कौन है? मोहन है। कर्ता और उसके साथ जुड़े शब्दों को उद्देश्य कहते हैं, ठीक है। और कर्ता और जो उनके साथ संबंधित शब्द हैं वो क्या कहलाएंगे? उद्देश्य कहलाएंगे, ठीक है। है समझ बात? उद्देश्य क्या होता है? अगर सपोज कोई वाक्य है तो जिसके बारे में कुछ कहा जाएगा वो क्या कहा जाएगा? उद्देश्य कहा जाएगा। कर्ता और उसके साथ जुड़े शब्द क्या कहलाते हैं? उद्देश्य कहे जाते हैं। ओके,
नेक्स्ट हो गया आपका विधेय। ठीक है, वाक्य में अब उद्देश्य हो गया। अब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? विधेय के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आपके वाक्य में बार बार आपके बुक में बार बार उद्देश्य और विधेय के बारे में कहा गया है। विधेय, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। तो वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। ठीक है, याद रखना। कि उद्देश्य तो हो गया कि जिसके बारे में कहा जाए, लेकिन उसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो क्या कहा जाएगा? विधेय कहा जाएगा। ठीक है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो क्या कहा जाएगा? विधेय कहा जाएगा। तो ऊपर वाले वाक्य में विधेय क्या है? विद्यालय में शिक्षक है। मोहन तो हो गया उद्देश्य, और उसके बारे में क्या कहा जा रहा है? कि विद्यालय में शिक्षक है। तो जो विद्यालय में शिक्षक है ये बात है, वो क्या है? वो विधेय है। क्लियर है ना उद्देश्य और विधेय? अब कोई पूछे उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं तो मेरी नाक मत कटवाना, समझ जाना। अगर वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उद्देश्य है, और जो कुछ कहा जाता है वो विधेय है। ओके, चलो आगे बढ़े हम लोग। उद्देश्य विधेय क्लियर हो गया, पद क्लियर हो गया, वाक्य क्लियर हो गया। जब तक शब्दों को आप सही क्रम में नहीं रखोगे वाक्य सही नहीं बनेंगे। तो वाक्य सूटेबल वाक्य बनने के लिए शब्दों को सही क्रम में रखना भी बहुत ज़रूरी है। शब्द तब तक शब्द होते हैं जब तक वो वाक्य में प्रयोग नहीं होते हैं। जब शब्दों को वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो वो पद कहे जाते हैं। ठीक है, तो वाक्य शब्दों से नहीं बनते हैं, किससे बनते हैं? पदों से बनते हैं। वाक्य के अंग, वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। वाक्य के कौन से अंग होते हैं? वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? उद्देश्य, और जो कुछ कहा जाए वो क्या कहा जाएगा? विधेय। क्लियर है वाक्य के अंग? ओके, अब हम लोग चलेंगे वाक्य के भेद पर। किस पे चलेंगे? वाक्य के भेद पर। अब देखो, एक तो रचना के अनुसार वाक्य के भेद होते हैं और दूसरा अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद होते हैं। आपको रचना के अनुसार वाक्य के भेद मैं पहले बताती हूँ, क्योंकि ये आपके बुक में है, चैप्टर में है। ठीक है, अब देखो, रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद होते हैं। रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद होते हैं, एक सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अंडरस्टैंड? अब देखो, सरल वाक्य। कृतिका सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं, याद रखना। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं। अब देखो, कृतिका अपने घर जाती है, चूहा बिल्ली के पास बैठा है। ठीक, जिस वाक्य में, अब देखो, कृतिका क्या है? अपने घर जाती है, चूहा कहाँ बैठा है? बिल्ली के पास बैठा है। अब देखो, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहा जाता है। ऐसा बात बेटा, मान लो कोई वाक्य है जिसमें एक ही व्यक्ति है और उसी के बारे में कुछ कहा जा रहा है तो सरल या साधारण वाक्य कहा जाएगा। यहाँ पे देखो, कृतिका के बारे में कहा जा रहा है, यहाँ चूहा के बारे में कहा जा रहा है, तो ये क्या हो गया? सरल वाक्य हो गया। ठीक है ना? एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो तो वो क्या कहा जाएगा? सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहा जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? समझ में आ गया सबको? जब वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो तो क्या कहा जाएगा? वो सरल वाक्य कहा जाएगा। तो जब आपको अपने बुक में चुनने आए कि सरल वाक्य और मिश्र वाक्य निकालिए, ठीक है, तो आप देखना कि उसमें एक है कि दो है, सरल वाक्य क्या है ना? तो आप उसको क्या होगा, आपको ऐसे पता चल जाएगा कि क्या है, कि वो सरल वाक्य है कि मिश्रित वाक्य है। और ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सरल वाक्य और मिश्रित वाक्य हो गया। अब हम लोग आते हैं संयुक्त वाक्य की तरफ। ठीक है, संयुक्त वाक्य की तरफ आते हैं। ठीक है, घोड़ा खड़ा है और हाथी बैठा है। ठीक है, घोड़ा खड़ा है और हाथी बैठा है। हिमांशु पढ़ रहा है किंतु हिमानी टीवी देख रही है।
ठीक है। हिमांशु पढ़ रहा है किंतु हिमानी क्या है, टीवी देख रही है। ठीक है। अब देखो उपयुक्त वाक्यों में क्या है, उपयुक्त वाक्यों में और तथा किंतु योजक शब्द हैं, है ना, तो इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। अब देखो इस वाक्य में क्या है कि और तथा किंतु योजक शब्द है ना, तो इसलिए क्या योजक शब्द क्या होता है, जो जोड़ने का काम करते हैं, है ना, इसलिए ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। इसमें किसी एक के बारे में नहीं कहा जा रहा है, इसमें एक उद्देश्य या एक विधेय नहीं है। देखो यहाँ घोड़ा खड़ा है, हाथी बैठा है, इसमें दो उद्देश्य विधेय हो गए। हिमांशु पढ़ रहा है किंतु हिमानी टीवी देख रही है, इसमें भी हिमांशु और हिमानी दो उद्देश्य हो गए, दो विधेय हो गए। तो देखो जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी योजक शब्द द्वारा जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब ध्यान देना, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी योजक शब्द से जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। कहने का मतलब है, याद रखना कि अगर किसी वाक्य में दो वाक्य है और वो दो वाक्य तो ऑफकोर्स जुड़ा ही रहेगा ना, किंतु, परंतु, लेकिन, यही सब से। तो देखो पहले के वाक्य में था तो एक ही था, कृतिका अपने घर जाती है, चूहा बिल्ली के पास बैठा है। लेकिन यहाँ देखो दो उद्देश्य है, चूहा घोड़ा खड़ा है, हाथी बैठा है, हिमांशु पढ़ रहा है, हिमानी टीवी देख रही है। तो ऐसे यहाँ योजक शब्द घोड़ा खड़ा है और से जुड़ा है ना, हिमांशु पढ़ रहा है किंतु हिमानी टीवी देख रही, किंतु से जुड़ा हुआ है। या तो आप ऐसे समझो कि जब किसी वाक्य में योजक शब्द से दो वाक्य जुड़े हों तो, या फिर आप इजीली ऐसे समझ जाओ कि अगर वाक्य में दो उद्देश्य और दो विधेय हो ना, तो वो भी क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य कहा जाएगा। ठीक है। इन वाक्यों में किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, पर, और, अतएव आदि योजक शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है। योजक शब्दों के कंजंक्शन पढ़ा है ना आपने इंग्लिश में, वही होते हैं योजक शब्द। ओके। अब देखो, अब हम लोग आ गए मिश्रित वाक्य पे। किस पे आ गए, मिश्रित वाक्य पे हम लोग आ गए। देखो एक मिनट, हाँ, अब देखो चित्र ध्यान से देखो। हाँ, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित या गौण उपवाक्य हो वह मिश्रित उपवाक्य कहलाता है। ठीक है। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो, मतलब वाक्य बहुत सारे हो लेकिन प्रधान क्या होगा, एक उपवाक्य होगा, और बाकी जो वाक्य क्या होंगे उस पर आश्रित होंगे, मतलब उस मुख्य वाक्य के बिना वो सभी वाक्य का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, मिश्रित वाक्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मिश्रित वाक्य कहलाएगा। ठीक है। फिर से सुनो, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित या गौण उपवाक्य हो वो क्या कहलाएंगे, मिश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। ठीक है। अब देखो, खरगोश ने कहा कि इसी कुएं में दूसरा शेर छिपा है। अब देखो, खरगोश ने कहा कि इसी कुएं में दूसरा शेर छिपा है। दूसरा वाक्य देखो, अब लोमड़ी ने प्रार्थना की तब कौवे ने गाकर दिखा दिया। ठीक है। अब आप सोचो, खरगोश ने कहा, ये क्या हो गया, ये मुख्य वाक्य नहीं लग रहा आपको? अगर ये वाक्य ना हो तो इसी कुएं में दूसरा शेर छिपा है का कोई मतलब ही नहीं रह जा रहा है ना। अब देखो, उपयुक्त वाक्यों में खरगोश ने कहा तब कौवे ने गाकर दिखाया, ये क्या है, प्रधान वाक्य है। क्या है, प्रधान वाक्य है। खरगोश ने कहा, ठीक है, और लोमड़ी ने प्रार्थना की, ये प्रधान उपवाक्य हो गए। अब बाकी जो है ना, ये बाकी जो वाक्य है वो सब क्या है, आश्रित उपवाक्य हैं। अतः ये क्या कहलाएंगे, मिश्रित उपवाक्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे मिश्रित उपवाक्य, है ना। क्यों, क्योंकि खरगोश ने कहा प्रधान वाक्य है, इसी कुएं में दूसरा शेर छिपा है, ये हो गया आश्रित उपवाक्य। क्योंकि अगर प्रधान उपवाक्य नहीं होगा तो आश्रित उपवाक्य का कोई आशय नहीं निकलेगा, इसलिए क्या हो गया कि ये हो गया प्रधान मिश्रित वाक्य। ठीक है। अब देखो, अर्थ के अनुसार अगर आप देखो तो वाक्य के कितने भेद होते हैं, ये आपको उतना जरूरी नहीं है जानना, फिर भी जान लो। एक विधानवाचक वाक्य,
एक निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य, फिर एक आज्ञावाचक वाक्य, फिर इच्छावाचक वाक्य, फिर प्रश्नवाचक वाक्य, फिर विस्मयबोधक वाक्य, फिर संकेतवाचक वाक्य, फिर संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? संदेहवाचक वाक्य। इसके बारे में आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, फिर भी आप जान लो कि विधानवाचक वाक्य क्या कहलाएगा। ठीक है, जिस वाक्य में ना किसी के काम करने या होने की सूचना हो ना, तो उसको कहते हैं विधानवाचक वाक्य। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद आ गया आपका निषेधात्मक वाक्य। जिस वाक्य में क्रिया के ना होने का बोध हो उसे क्या कहेंगे? नकारात्मक वाक्य। जैसे मैंने कल पौधों में पानी ही नहीं दिया, ये हो गया निषेधात्मक वाक्य। फिर हो गया इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में इच्छा, कामना या फिर आशीर्वाद आदि का बोध हो उसको कहेंगे इच्छावाचक वाक्य। आया समझ में बात? जैसा जिसका नाम है ना बेटा, वैसा ही उसका आशय भी है, साफ साफ पता चल रहा है ना। उसके बाद आपका आ जाएगा आशय, इच्छावाचक वाक्य के बाद आ जाएगा आप लोग का नेक्स्ट आ जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होगा आपको पता ही चलता है, जिससे क्या हो कि कोई प्रश्न पूछा जाए। जिस वाक्य से प्रश्न पूछा जाए उसे क्या होगा? प्रश्न का बोध, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप सपोज कोई घर का पता पूछ रहा, आप पूछोगे कि आप किसके घर का पता पूछ रहे हो। सपोज आपकी मम्मी आपसे पूछेगी कि दूध लोगे, नाश्ता लोगे, ये सब प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। फिर आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य से आज्ञा अथवा आदेश का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, सपोज आप बोले कि कमरे से बाहर जाइए, फिर बैठकर पढ़ो, आपकी मम्मी अगर कहे कि चलो बैठकर पढ़ो, ये सभी आज्ञावाचक वाक्य कहे जाते हैं। फिर हो गया संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य क्या होगा? जिस वाक्य के द्वारा आप किसी को संकेत देते हो तो उसे क्या होगा? संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो, या फिर इसको संकेतवाचक को आप एक और भी कह सकते हो कि आप कोई शर्त तो आपके सामने बोले कि ऐसा होगा तो ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ये करोगे तो वैसा होगा, इसको भी संकेतवाचक वाक्य ही कहेंगे। जैसे देखो, यदि तुम परिश्रम करोगे ना तो अवश्य ही अच्छे अंक प्राप्त होंगे, ये भी संकेतवाचक वाक्य में ही आएंगे। ठीक है, जब तुम इधर आओ तो मुझे बता देना, ये सब संकेतवाचक वाक्य कहे जाएंगे। ठीक है, और फिर विस्मयवाचक वाक्य, ये तो आपको पता ही चल रहा है कि जिस वाक्य के द्वारा विस्मय या फिर शोक, हर्ष, उल्लास, घृणा आदि का बोध हो उसको क्या कहेंगे? विस्मयवाचक वाक्य कहेंगे। नेक्स्ट है संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य के द्वारा काम के होने में संदेह का बोध होता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, लगता है कि तुम स्कूल नहीं गई, शायद आज बारिश होगी, ये सभी क्या कहे जाएंगे? संदेहवाचक वाक्य कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे? संदेहवाचक वाक्य कहे जाएंगे। ठीक है, ये खैर आपको नहीं पढ़ना था बेटा, मेन आपको पढ़ना था कि उद्देश्य विधेय के बारे में पढ़ना था और वाक्य रचना के अनुसार वाक्य के भेद के बारे में पढ़ना था। तो आई थिंक आपको आ गया होगा समझ में कि रचना के अनुसार वाक्य के भेद क्या होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। अब बताओ कि उद्देश्य विधेय क्या है? तो जब कोई वाक्य होता है तो जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो उद्देश्य होता है, और जो कुछ भी कहा जाता है उसके बारे में वो क्या कहता है? विधेय कहा जाता है। ठीक है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उद्देश्य, जो कुछ कहा जाए वो विधेय। तो जब किसी वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, मतलब एक ही वाक्य हो, तो वो हो जाएगा सरल वाक्य या फिर साधारण वाक्य भी कहते हैं। संयुक्त वाक्य में क्या है कि 2 वाक्य होंगे लेकिन वो योजक शब्द से जुड़े रहेंगे। योजक मतलब कंजक्शन, किंतु, परंतु, व, लेकिन, ये सब। ठीक है, और मिश्रित वाक्य क्या होंगे? जिसमें कि एक प्रधान वाक्य होगा और बाकी सब जो वाक्य क्या होंगे उस पर आश्रित होंगे। ठीक है, तो वो हो जाएंगे आपके मिश्रित वाक्य। ओके, अंडरस्टूड। चलो, हम लोगों ने स्टार्ट किया था उद्देश्य और विधेय से, है ना। तो ये तो मैंने बता दिया कि जिसके बारे में कुछ कहते हैं उद्देश्य, जो कुछ कहा जाए वो विधेय। फिर मैंने आपको बताया था कि वाक्य क्या होते हैं? शब्दों से बनते हैं ना, लेकिन शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तो पद कहे जाते हैं। अगर आप पदों को सही क्रम में नहीं रखोगे तो सही वाक्य नहीं बनेंगे। तो वाक्य बनने का पहला
शर्त क्या होगा, पहली शर्त क्या होगी कि वाक्य या पदों अथवा शब्दों को सही क्रम में रखा जाए। ओके बेटा। अब उद्देश्य विधेय मत पूछना किसे कहते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य आए बुक में चूज करने के लिए तो कर लेना। ओके चलो अभी मैं ख़त्म करती हूँ। ओके बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ नोट्स बनाते रहना। ओके चलो।